बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ को देखने जाएंगे दैट इज़ कि आपका जो है मैग्नीट्यूड जो है उसको हम कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं। अगर हमारे पास कोई डिजिटल इनपुट्स आ रही हैं तो हम उन दो या तीन इनपुट्स को जो है आपस में कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास तीन किस्म के रिजल्ट आ सकते हैं। या तो आपका इनपुट टू वन से बड़ा होगा या उन दोनों की अंदर इक्वालिटी पाई जाएगी, या फिर इनपुट वन जो है वो इनपुट टू से बड़ा होगा। फॉर दिस हम ये करते हैं कि जो हमारा सबसे पहले हमें चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ कि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से लेके स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास दो बिट का कंपैरेटर हो, जहाँ पे हम उसको चेक कर सकें कि आइदर जो इनपुट टू है वो वंस के बराबर है, छोटी है या उससे बड़ी है। अगर हम दो दो बिट का बनाएंगे तो अगर हमारे पास दोनों इनपुट जो हैं वो टू बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होंगी तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे दैट विल बी फोर। सॉरी, जो हमारे पास हमें बिट्स नजर आएंगी दैट विल बी फोर, और जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे दैट विल बी 16। ये चूंकि एक आसान टेबल है, 16 तक हमें कैरी करना मुश्किल नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जीरो जीरो जो है दो, और दूसरी के अंदर भी इनपुट हमारे पास है दैट इज आल्सो जीरो जीरो। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास इन तीनों में से कोई एक ही एक टाइम पे एक्टिव हो सकती है। अगर आप इस जगह पे चेक करेंगे तो आपको जो चीज नजर आएगी वो है कि ये दोनों इक्वल हैं, और चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसलिए हमारे पास स्मॉलर देन और ग्रेटर देन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपने जब कंपेयर किया तो आपको यहाँ पे वो वन नजर आया और बाकी दोनों जीरो हो गए। दैट मीन्स कि आइदर वो एक वक्त में किसी एक चीज के ऊपर जो है अपनी आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहे होंगे, या वो स्मॉलर देन होगा, या वो इक्वल होगा, या वो ग्रेटर होगा, और इसके अलावा ना कोई चौथी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और एक वक्त में ये मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर आउटपुट भी जनरेट हमें नहीं करके दे सकता। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ए की वैल्यू है जीरो जीरो और बी की वैल्यू है वन वन, तो ये हमें क्लियरली नजर आता है कि बी जो है वो ए से बड़ा है। आपने देखा कि यहाँ पे बी जो है वो ए से बड़ा है और बाकी दोनों के ऊपर हमें जीरो जीरो मिल रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ए है हमारे पास जीरो वन, और बी जो है वो है वन जीरो, तो इस केस में हमें जो आउटपुट जनरेट होगी दैट विल बी कि हमारा बी जो है वो ए से बड़ा है। यहाँ पे भी आपको वन नजर आएगा और बाकी दोनों जगहों पे जीरो नजर आएगा। आप ये देख सकते हैं कि जीरो वन वन जीरो के केस में हमें बी जो है वो ए से, यानी मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि ये पॉइंट है हमारे पास ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, और ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपको यहाँ पर क्लियर नजर आएगा कि ये पॉइंट जो है आपको बी कैपिटल बी बड़ा नजर आएगा। ये है हमारा बी और ये है हमारा ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू बड़ी है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इस पोजीशन के ऊपर तो आपको ए जो है वो है वन वन, तो ये हो गया हमारे पास थ्री, जबकि बी जो है वो जीरो जीरो है तो ये हो गया जीरो। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है। इन द सेम वे आप ये अपना जो है ये टेबल जो है वो कंप्लीट करेंगे जिसमें आपके पास ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ जाएं कि हमें ये कौन सी वैल्यू जो है वो आउटपुट में हमें कौन सा रिजल्ट जनरेट करती है। जब हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है दैट इज कि हमने इनकी इक्वेशंस बनानी है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस की चूंकि क्वांटिटी मौजूद है, एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद है,
तो हम उसको क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस भी तीन बनेंगी, एक फॉर ए स्मॉलर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी। सो हमारी इन तीनों आउटपुट्स के लिए हमें तीन के मैप्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि हम इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकें। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमें ए स्मॉलर देन बी के केस में सेट बनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो ए इक्वल टू बी है इसमें ओवरलैपिंग हमें कहीं नजर नहीं आ रही। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे भी हमें सेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं ए स्मॉलर देन बी और ए ग्रेटर देन बी के केस में। सो आप सबसे पहले इनके सेट बनाएंगे जिसे हम के मैप के अंदर बनाते हैं, और उससे हम अपनी एक इक्वेशन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में डिराइव कर लेंगे। ए इज इक्वल टू बी के केस के अंदर हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग चूंकि नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली एक इक्वेशन हमारे पास बन जाती है एक्सनॉर की। तो हम एक्सनॉर की इक्वेशन को यूज करते हुए हम ए इक्वल टू बी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह हमारे पास ए ग्रेटर देन बी की भी एक रिड्यूस्ड इक्वेशन बनती है, और वो भी हमने के मैप से हासिल कर ली है। अब नेक्स्ट फेज हमारे पास इसमें ये होगा कि जो हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस आ गई हैं, इसको यूज करते हुए हम अपना सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड केस इज कि जहां पे हमारे पास कंपैरेटर के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 बिट का कंपैरेटर, दैट मीन्स कि हमारी जो दोनों इनपुट्स हैं ए और बी, इन दोनों का साइज है 4 बिट का। सो दैट मीन्स कि ये होगा A3, A2, A1 एंड A0, और इसी तरह B3, B2, B1 एंड B0। सो दैट मीन्स कि हमारा जो ये 2 बिट जो है जो कंपैरेटर है, टू वैल्यूड कंपैरेटर, इसके अंदर हमारे पास हर वैल्यू जो है वो 4 बिट्स पर मुश्तमिल होगी। तो जब हम यहाँ पे अगर हम 4 बिट कंपैरिजन की बात कर रहे हों, तो दैट मीन्स कि जब हम अगर हम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि 4 ये आ गई और 4 बिट्स ये आ गई, तो हमारे पास टोटल साइज जो बन गया वो दैट विल बी 8 बिट्स की कंपैरिजन। तो अगर हम सिंपलेस्ट वे में, जिस तरह हमने 2 बिट कंपैरेटर के केस में हमने काम किया कि हम 4 और 4 दोनों को जो है यानी चारों 8 बिट्स जो हैं हम उनका टेबल बनाने जाएंगे, तो आपको नजर आएगा कि हमें 8 जो है वैल्यूज यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, ए की और बी की, और उसके केस हमें तीन आउटपुट्स हमें मिलेंगी, ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, और तीसरी ए ग्रेटर देन बी। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज नजर आएगा क्योंकि चूंकि हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 8 बिट्स की है, सो जब आप 2 रेज टू पावर 8 करेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं वो बनते हैं 256। सो 256 कॉम्बिनेशंस को डायरेक्टली कैटर करना इतना आसान नहीं होगा, तो हम इसको अदर वे अराउंड जो है वो टैकल करने की कोशिश करते हैं कि हम एक इजीएस्ट वे में इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे कंपैरिजन को कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज हम इसमें देखेंगे दैट इज इक्वालिटी, क्योंकि ये जरा सबसे इक्वलेंट या सबसे इजीएस्ट वे है, और इसके अंदर आपको कंपैरिजन जब भी आप इक्वालिटी में करेंगे तो आपके लिए ये चीज है कि ए शुड बी इक्वल टू बी, और इसके अंदर आपकी जब भी इक्वालिटी आएगी तो आपको देखना पड़ेगा कि ए के तमाम एलिमेंट्स या तमाम वैल्यूज जो हैं या तमाम बिट्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए बी के। सो दैट मीन्स के A3 B3 के इक्वल हो, और A2 B2 के इक्वल हो, A1 B1 के इक्वल हो, A0 B0 के इक्वल हो, और ये तमाम की तमाम वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, वरना आपका जो इक्वालिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसी एक के अंदर भी अगर हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाती है तो फिर आपकी इक्वालिटी नहीं रहेगी, वो कैंसिल हो जाएगी। सो फॉर दिस अगर आप ने आपको याद हो हमारे पास एक गेट मौजूद है, एक तो है हमारे पास एग्स और की अगर आप टेबल देखेंगे तो वो डिसिमिलैरिटी के ऊपर जो है हमें 1 देता है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास इनपुट हो 0 1 1 0 1 सॉरी 0 1 एंड 1 1, तो आपको जो आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट जो है वो हमें
0 1 0 और 0 1 के ऊपर सिर्फ 1 मिलेगी, बाकी दोनों पे 0 मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट गेट को देखें एक्सनॉर को, तो आपको एक्सनॉर के अंदर जो है नजर आएगा कि जब आपके पास वैल्यू 0 0 हो तो उस पॉइंट के ऊपर आपको जो है आउटपुट में 1 जनरेट होता है। सो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करना है इक्वालिटी के लिए कि जब तक हमारी दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो 1 ना हो, हम अपनी आउटपुट जो है वो जनरेट ना करें। सो आप एक्सनॉर को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी इक्वालिटी को जनरेट करने के लिए। सो दैट मीन चूंकि हमारे पास यहाँ पे 4 बिट्स हैं, A3 को हमने कहा कि B3 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इसी तरह हमारे पास A0 भी B0 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जब तक ये चारों की चारों इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तब तक हमारे पास इक्वालिटी नहीं आएगी। सो फॉर दिस कि मुझे सिर्फ A0 और B0 को चेक करना है, तो मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपका A गेट की जो हमारी आउटपुट आएगी दैट इज A0 B0 प्लस A0 बार प्लस B0 बार, या आप इसको जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं एक्सनॉर के गेट से, जो कि हमारे पास सिंबल होता है डॉट के ऊपर सर्कल। तो आप इसको जो है एक्सनॉर के साथ डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं कि ये आपका एक्सनॉर हो जाएगा। सो आपके पास E0 यानी E0 हमारा बेसिकली आउटपुट है। यहाँ पे आउटपुट हम इसको कहते हैं कि इन दोनों के केस में जो आउटपुट जनरेट होगी दैट विल बी E0, इस केस में E1, इस केस में E2 और इस केस में E3। सो आपको इन चारों के अंदर जो है वो आउटपुट उस वक्त आपको 1 मिलेगी कि ये इक्वल है जब आपके पास जो है चारों के केस में आउटपुट जो है वो, यानी चारों के चारों दोनों दोनों बिट्स जो हैं चारों केसेस के अंदर वो 1 आ रही हो। तो चूंकि हम यहाँ पे किसी एक की भी इनइक्वालिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास ये होगा कि इसके केस के अंदर हम A3 B3 के जो आंसर है विच इज E3 E2 E1 एंड E0, इन चारों को हम एंड करेंगे ताकि हमारे पास किसी एक केस में भी अगर 0 जनरेट होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट को टोटल को 0 कर दे। जिस तरह आप ये देखें हमारे पास ये E0 है, E1 E2 एंड E3, इन तमाम की वैल्यूज जो हैं वो एंड पे जाके एक एंड गेट के अंदर जो है वो हमारी इक्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे। सो दैट मीन्स कि एक E1 की वैल्यू आएगी, E2 की वैल्यू आएगी, E3 की आएगी और E4 की वैल्यू आएगी। सो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये E1 की आई, E2 की, E3 की एंड E4, या इसको आप कह सकते हैं कि E0 E1 E2 एंड E3, और ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास जो है एंड गेट के अंदर आएंगी। अगर किसी एक जगह पे भी हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट होती है तो वो ऑटोमेटिकली इस टोटल आंसर को 0 में कन्वर्ट कर देगी, और उसकी वजह से हमारी इनइक्वालिटी जो है वो बरकरार रहेगी और हमें क्लियर रहेगा कि इक्वालिटी चारों केसेस के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करे, तभी हम इसको आउटपुट में 1 कर सके। जितनी देर तक हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी इन तीनों केसेस के अंदर मोस्ट इजीएस्ट पार्ट आ जाता है। ये हम ये देखें, अगर हमने जो पीछे E3 की बात की, अगर हम इसको यहाँ पे नोट कर रहे हैं E3 को X3 से, जिसको हमने पीछे E3 कहा था, हम यहाँ पे उसको X3 कह रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे किसी पर्पस की वजह से हम इसको ये कह रहे हैं ताकि हम आपको कंपैरिजन करना आसान रहे। जब हम बात करते हैं कि हमें इनइक्वालिटी देखनी है दैट इज के इक्वलेंट ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B या B इज ग्रेटर देन A, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर भी, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि हमारे पास है A3 A2 A1 एंड A0, इसी तरह B की जो है वो आ जाएगी B3 B2 B1 एंड B0। इनमें किसी एक पॉइंट के ऊपर भी जाकर अगर इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, बाकी सारी वैल्यूज इक्वल हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, तो उसकी वजह से या A ग्रेटर देन हो जाएगा B से या B ग्रेटर देन हो जाएगा A से। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, हम थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करते हैं।
हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको दोबारा, सॉरी, ये आ गया हमारे पास A3, A2, A1, A0। इसी तरह इसके ऑपोजिट B3, B2, B1 एंड B0। सो जब भी हम इसको कंपैरिजन करेंगे, अगर हम इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड को, हम इस पॉइंट को हम नोटिस करते हैं। सो अगर तो हम यहाँ पे बात करें कि लेट्स से कि ये A3 और B3 दोनों इक्वल हैं। सो अगर ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो दैट मीन्स के A और B आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जब हमने इसको अंदर इक्वालिटी देखी और वो हमने पीछे देख लिया कि वो केस क्या था। अब हम बात करते हैं कि इन चारों के अंदर इक्वालिटी के बजाय हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है दिस पॉइंट, ये नॉट इक्वल हो जाता है। सो दैट मीन अगर ये नॉट इक्वल है तो या A0 जो है वो बड़ा हो जाएगा, बी ए जो है वो बी से बड़ा हो जाएगा या बी ए से बड़ा हो जाएगा। सो करंटली हम जो केस कंसिडर कर रहे हैं वो है A इज ग्रेटर देन बी। सो अगर हमने देखना हो कि A इज ग्रेटर देन बी, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इसको कंपैरिजन में लेके जाएं, तो जब कंपैरिजन में लेके जाएंगे तो अगर हमने ये चीज चेक करनी है कि A इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही केस कंसिडर होगा कि A जो है A0 वो 1 हो जाए, अम, और B0 जो है वो 0 हो जाए, क्योंकि ये वाहिद वो केस है जिस केस में आपका A जो है वो B से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो तीनों वैल्यूज हैं A3, B3 और A3, A2 एंड A1, ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये आपकी जो है वो इक्वल है। सो अगर ये तीनों इक्वल हैं और A0 बड़ा हो जाता है B0 से, तो तभी हमारा केस जो है वो कंसीडर हो सकता है कि हमारा A1 जो है वो सॉरी A जो है वो B से बड़ा है। सो अगर ये केस है कि हमारे पास A0 जो है वो B0 से बड़ा हो जाता है, तो आप ये यहाँ पे चीज नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज के A0 B0 बार। सो हमारे पास इस केस में वैल्यू आ जाएगी ये, और चूंकि ऊपर वाली तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि जो हमारे पास इक्वल हैं वैल्यूज वो हैं x3, x2 और x1। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास A3 और B3 दोनों इक्वल हैं, तो उसको हम इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे x3 से, तो हमारे पास वैल्यू बन गई x3, x2, x1 और A0 B0 बार। सो एक केस हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास इक्वल जो है A इज ग्रेटर देन B उस वक्त होगा जब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज इक्वल हों और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें A B से बड़ी हो। तो ये केस हमारे डिफाइन करेगा कि हमारे पास जो है वो जो है A जो है वो B से ग्रेटर होगा। इन द सेम वे अगर हम केस कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो A1 है वो जो है वो इक्वल नहीं है, तब क्या होगा? सो अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास A1 और B1 को, अगर हमने ये कंसीडर चेक करना है कि क्या हमारी वैल्यू A B से बड़ी है, और हमारे पास ये दो बिट्स हैं A0 एंड A1 एंड A0। सो अगर मेरे पास वैल्यू ये, और दूसरा जो इसकी ऑपोजिट वैल्यू होगी दैट विल बी B1 एंड B0। सो अगर मैं दोनों को आइसोलेट करूं थोड़ा सा, तो आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि
अगर मेरे पास A1 B1 से ग्रेटर है, सो दैट मीन्स ग्रेटर का एक ही हमारे पास फॉर्मूला होगा कि ए जो है वो हो जाएगा हमारे पास 1 और B0 जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सो इन दैट केस मेरे पास A0 की और B0 की जौन सी मर्जी वैल्यू हो, A0 B0 से बड़ा हो या ना हो, हम B0 को हम यहाँ पे मैक्सिमम केस ये करते हैं कि B0 1 हो गया और A0 जो है वो 0 हो गया, कि ऑपोजिट केस हो गया। इवन इन दैट केस हमारे पास ए बी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू जो है वो 1 मौजूद है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास है 1 0 और 0 1, इवन इन दैट केस आपका ए जो है वो कैपिटल ही है। इस चीज को यहाँ पे मद्देनजर रखना इसलिए जरूरी है कि अगर मेरे पास A1 की वैल्यू या इसको कहना चाहिए जो बिट नंबर 1 है, वो हमारे पास अगर A1 B1 से बड़ी हो जाती है, तो हमें इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि A0 और B0 की वैल्यूज क्या हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही A1 B1 से बड़ा होगा, A0 B0 से छोटा हो, बराबर हो या बड़ा हो, वो फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि उससे बड़ी वाली वैल्यू जो है वो अब फर्क डाल चुकी है। सो इन दैट केस आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरे पास A1 B1 से बड़ी हो जाती है, इक्वल नहीं रही और वो बड़ी हो जाती है, तो हमारे पास इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसको चेक करने की जरूरत हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब A1 डिसाइडिंग फैक्टर आ चुका है। अब मुझे A0 और B0 की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये देखना है कि क्या मेरा A B से बड़ा है, तो मुझे अब यहाँ पे देखना होगा कि क्या A1 B0 कॉम्प्लीमेंट है। अगर है और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं, तो फिर मेरे पास जो है ए बी से बड़ा ही रहेगा। मेरे पास जो दूसरी वैल्यू आएगी, जो सेकंड केस है, उसके केस में x3 इक्वल होना चाहिए, x2 इक्वल होना चाहिए और 1 के केस में A1 B0 कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो फिर इस केस के अंदर जो है मेरा A B से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह जब हम तीसरे केस की बात करते हैं, उस पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी रबिंग कर लूं। जब हम बात करेंगे तीसरे केस के अंदर, जहां पे हम डिसाइडिंग फैक्टर देख रहे हैं A2 और B2 को, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगा जो हमने A1 और B1 में देखा, कि जब हम A2 और B2 की बात कर रहे हैं तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा और A1 और B1 इररेलेवेंट हो जाएंगे, जिस तरह हमारा A0 और B0 इररेलेवेंट हो गया था। तो सेम केस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो फिर इंक्रीमेंट कर जाएगी और हमारे पास अब आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू, दैट विल बी x3 A2 B2 बार। जैसे ही हमारे पास ये आएगा, तो हमारे पास ये तीसरा केस भी इसी तरह ही सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह जब हम इसको मजीद इंक्रीमेंट करेंगे फॉर A3 एंड B3, तो A3 और B3 के ऊपर आते साथ ही हमारे पास जो निचले तीन एलिमेंट्स हैं, उनकी आइदर जो मर्जी वैल्यू हो, वो तीनों के तीनों बिट्स इररेलेवेंट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो बिगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है, अब इम्पैक्ट उसका चलेगा। अब ये इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, अगर आप देखें, हमने बात की है कि जब हम A0 की बात करते हैं, फिर A1 आ जाता है, फिर A2 आ जाता है, फिर A3 आ जाता है, फिर A4 आ जाता है, एंड दिस गोज ऑन। तो आपकी वैल्यूज क्या बनती हैं? 1 2 4 8 16। अगर आप देखेंगे इसकी पावर है 16, इसका इफेक्टिंग फैक्टर अगर इसके ऊपर आप 1 करते हैं, तो इसका इफेक्ट 16 का है, इसका इफेक्ट 8 का है। अगर आप इन तमाम का इफेक्ट भी डालेंगे, तो फिर कहीं जाके वो इसके इक्वल बनेगा, इससे ग्रेटर वो तब भी नहीं हो सकता। इसलिए जब हम 16 वाले की बात कर रहे हैं, तो नीचे वालों के तमाम का रिजल्ट जो है वो निगेट हो जाएगा। यही फॉर्मूला आपका ये यहाँ पे यूज हो रहा है कि जब हम चेक कर रहे हैं
कि अब हमने A3 और B3 की बात करनी है, तो इस केस के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या A3 B3 बार 1 होता है या नहीं। अगर तो होता है तो फिर हमारे पास A B से बड़ा हो जाएगा। सो ये है इसकी सिंपलेस्ट जो है आइडियोलॉजी कि आप इसका कंपैरिजन किस तरह कर सकते हैं। और जब आप हम ये बात कर रहे हैं कि हम A और B3 बार की बात करेंगे तो आपका A B से ग्रेटर हो जाएगा, तो आपको इसी के ऑपोजिट जो चीज नजर आएगी वो है ए बी बार। तो इसके अंदर जो आपको मेजर फर्क नजर आएगा वो सिर्फ ये है कि पहले जहां पे आप ए ग्रेटर देन बी के अंदर देख रहे थे कि ए शुड बी ग्रेटर देन या A3 B3 बार है, अब इसकी जगह इस केस में आपको नजर आएगा ए बार B3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि आपका B इज ग्रेटर देन A। बाकी सेम आइडियोलॉजी यूज होगी जो हमने अभी सारी डिस्कस की है। सो इन दैट केस आप जो है, जो हमारे पास ये इक्वेशंस आई हैं, एक इक्वेशन जो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, ये आ गई हमारे पास इक्वालिटी की, और ये आ गई हमारी A ग्रेटर देन B की, और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास B ग्रेटर देन A की। तो आपके पास जब ये तीनों इक्वेशंस मौजूद होंगी तो इन तीनों इक्वेशंस को यूज करते हुए आप अपना एक सर्किट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इन इक्वेशंस को यूज करते हुए अपना सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपके पास तीन आउटपुट्स जनरेट होंगी कि या तो आपका जो रिजल्ट है वो बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये दोनों इनपुट्स के कंपैरिजन का आपका रिजल्ट इनमें से आइदर एक एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम बात करें कि हमें चिप फॉर्म के अंदर भी ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जस्ट लाइक 74HC85, ये चिप हमें जो है वो 4 बिट कंपैरेटर की मिल जाती है, जिसके अंदर आपके पास दो इनपुट जो हैं वो डाटा इनपुट्स आती हैं और आपके पास इन आइदर एक आउटपुट जो है वो जनरेट हो सकती है, जिसमें या तो आपकी इनपुट ए जो है वो बी के इक्वल होगी या छोटी होगी या उससे बड़ी होगी। और इसके साथ आपको कैस्केडिंग इनपुट्स भी आपको नजर आ रही हैं कि आपकी इनपुट ए जो है इक्वल है, छोटी है या बड़ी है। सो ये चीजें भी आपको इसमें आ रही हैं। इसका फायदा आपको क्या है कि अगर आपने इसमें कैस्केडिंग करनी हो, आपके पास एक और चिप मौजूद हो, सॉरी अगर मैं इसको मैं चिप को यहाँ पे बनाता हूँ कि मेरे पास अगर ये 4 बिट की जगह 8 बिट का कंपैरेटर हमें रिक्वायर्ड हो, तो 4 बिट्स हमें लोअर 4 लोअर बिट्स इसमें आ गई और हायर 4 बिट्स इसमें इनपुट आ गई। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी आउटपुट आ जाएगी फ्रॉम A7 टू A4 और B7 टू B4। अब इसके केस में जो हमारे पास तीन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के जो रिजल्ट्स हैं वो इसमें हमारे पास आ जाएंगे, तो वो हमें बताते जाएंगे कि क्या हमारे पास वैल्यू क्या किस तरीके से बन रही है। फर्क क्या आपको नजर आएगा, अगर ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आता है कि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी ए बी से बड़ी है, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा कि किस तरीके से है। क्योंकि हमने अभी पहले भी ये चीज देखी थी कि अगर हमारा लोअर नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है, तो सॉरी अगर वो अगर ग्रेटर जो बिट्स हैं वो हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो अगर इक्वल रहती हैं तो लोअर बिट्स जो हैं वो डिसाइसिव हो जाएंगी। लेकिन अगर जो हमारे पास बड़ी बिट्स जो हैं उनमें ग्रेटर देन या लोअर देन आ जाता है तो वो लोअर बिट्स जो हैं वो इररेलेवेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर इस केस में अगर हम अपना नंबर इंक्रीज करते हैं 4 बिट से 8 या 16 या 32 बिट, तो ये कैस्केडिंग इनपुट जो है इसमें किरदार अदा करेंगी कि हम उसका रिजल्ट जो है जो हायर बिट्स हैं उसको लोअर बिट में या लोअर बिट का हायर बिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट जो है उनको इम्पैक्ट दे सकते हैं कि इसके अंदर आपका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। सो ये आपकी कैस्केडिंग यूज हो सकती है सेम मैनर में। इसी तरह आपके पास जो अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में देखें तो आपके पास एक एग्जांपल नजर आती है, दैट इज योर थर्मोस्टेट कंट्रोल। सपोज आपके पास एक फर्नेस है और उसका आपने टेम्परेचर रेगुलेट करना है, तो आपने एक उसको जो है एक टेम्परेचर असाइन कर दिया, लेट्स से 37, और आपका एक टेम्परेचर सेंसर मौजूद है
जो आपका जो है इस फर्नेस के टेम्परेचर को चेक कर रहा है कि वो कितना टेम्परेचर आ रहा है, वो रेगुलेट करेगा उसको इस टेम्परेचर पे। वो चेक करता जाएगा कि क्या ये इसके इक्वल है या इससे कम है या इससे ज़्यादा है। सो इन दैट केस कि अगर उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो कम हो जाता है या वो ज़्यादा हो जाता है तो मुझे टेम्परे जो है अगर तो टेम्परेचर मेरा 37 से बिलो जा रहा है तो डेफिनेटली मुझे टेम्परेचर को राइज करने की ज़रूरत है। सो दैट मीन्स मुझे बर्नर को ऑन रखना पड़ेगा। सो मेरा बर्नर जो है वो ऑन हो जाएगा। सो इन अदर केस, अदर वे अराउंड, अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो 37 से ऊपर निकल जाता है तो मुझे उसको रेगुलेट करने के लिए, कूल डाउन करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने बर्नर को ऑफ कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा बर्नर ऑफ होगा, मेरा कूलिंग डाउन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और मेरा टेम्परेचर जो है वो लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। सो मैं इस तरीक़ेकार को यूज़ करके अपने फर्नेस के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता हूँ कि अगर ज़्यादा हो जाए तो मुझे कम कैसे करना है, और अगर कम हो तो मुझे बर्नर जला के उसको टेम्परेचर को राइज कैसे करना है। ये चीज़ जिसने मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, अगर आपने उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। आपने दो कंपैरेटर लगाए, हायर वाले की जो इनपुट है वो लोअर वाले को दी, ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो अगले वाले में भी ट्रांसफ़र हो जाए कि क्या वो वैल्यू इक्वल थी या कम थी या ज़्यादा थी। अगर तो ये सारी इक्वल थी, अगर आपके यहाँ से वैल्यू 1 आती है, तो दैट मीन्स के डिसाइडिंग फैक्टर लोअर बिट्स में आपको तलाश करना है, और हायर अप्स के अंदर जो है वो इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। सो लोअर बिट्स जो है वो डिसाइड करेंगी कि क्या वैल्यू इक्वल है, ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। अगर वैल्यू यहीं से मेरे पास एक्स इक्वल एक्स ग्रेटर देन 1 आ जाती है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर आ चुका है, तो यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर आगे जो है वो रेगुलेट कर देगा उसको।